तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं फ्रॉड के, जिसको लेकर जब पुलिस तक कोई पहुंचता है तो कई बार पुलिस भी सोचती है कि करूं क्या। हमारे देश के हज़ारों लाखों लोग अपना देश छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं नौकरी के लिए। कुछ खुशकिस्मत होते हैं, सही जगह मिलती है, सही पता होता है, सही लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन इसी नौकरी के लालच में बहुत सारे ऐसे लोग जो विदेश जाते हैं वो कैसे ठगी का शिकार होते हैं या फिर किसी गैंगस्टर के कब्जे में पहुंच जाते हैं। अब सोचिए कि एक अनजाना देश और वहाँ आप किसी के चंगुल में फंस गए, एक तरह से आप किडनैप है और वो जो कह रहे हैं उसको आपको मानना है, और वरना फिर आप परेशान रहिए। आपके पासपोर्ट, आपका वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स सारे उनके कब्जे में होते हैं। अब आप लाचार हैं, चाह कर भी आप वहाँ से भाग नहीं सकते। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो एक कमरे में कैद था और उसे काम दिया गया था कि तुम साइबर फ्रॉड करो। वो खुद इंडियन, और उसे कहा गया कि तुम इंडियन लोगों को फांसो, डेटिंग ऐप के ज़रिए उनसे दोस्ती करो और फिर जब वो भरोसा जीत ले तो इसके बाद तुम उन्हें फॉरेक्स और बाकी ज़रिए से, क्रिप्टो करेंसी से उनसे पैसे मंगाओ। अब सोचिए, एक लड़का जो अपने परिवार को पालने के लिए बड़े सपने देखता है और विदेश जाता है और कैसे गैंगस्टर के चंगुल में फंस जाता है जहां एम्बेसी मदद नहीं कर पाती, सरहद का सवाल है, और वहां एक लोकल पुलिस स्टेशन का एक सब इंस्पेक्टर एक्स्ट्रा एफर्ट करके किस तरीके से उस लड़के को उनके चंगुल से बचाता है और वापस देश में लाता है। एक थ्रिलर स्टोरी है ये कहानी है चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव की। इस गांव में एक लड़का रहता था, अशोक, उम्र 28 साल, बीकॉम इसने की पढ़ाई की, ग्रेजुएट हुआ और अब अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। तभी इसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था निक्षेप। निक्षेप कंबोडिया में नौकरी किया करता था। अशोक से दोस्ती भी थी। उसने कहा, यार मेरी भी नौकरी लगा दो। उसने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। कोशिश चलती रही और 2023 में निक्षेप की मदद से अशोक की नौकरी कंबोडिया में लग गई, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर। अशोक खुश, सैलरी करीब 1 लाख रुपए, पूरा परिवार भी खुश। 1 लाख रुपए ठीक ठाक अमाउंट होता है एक गरीब परिवार के लिए। तो अशोक की नौकरी कंबोडिया में लग गई, सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा सब कुछ हो गया। अब अशोक 2023 में चिकमंगलुरु से कंबोडिया के लिए निकलता है। उसकी फ़्लाइट वाया बैंकॉक थी। फ्लाइट में बैठता है, वहाँ से बैंकॉक जाता है, बैंकॉक से फिर कंबोडिया की उड़ान थी। कंबोडिया उतरता है, कंपनी के लोग उसे लेने आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ उसका पड़ोसी निक्षेप पहले से ही मौजूद था। कंपनी वाले निक्षेप के साथ अशोक को ठहरा देते हैं। अब दोनों एक ही कमरे में। वहाँ जाने के बाद कंपनी वाले अशोक से कहते हैं कि यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी मोहर लगानी है यहाँ रहने के लिए, तो तुम अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो वो पासपोर्ट, वीज़ा, बाकी सारी चीज़ें ओनर को दे देता है। अब वो सारी चीज़ें उनके पास है। अशोक अब वहाँ पर निक्षेप के साथ रह रहा है। 1 हफ्ते के बाद अब कहा गया कि आपको अलग कमरा दिया जाता है। एक अलग कमरे में अशोक को रखा गया। इसके बाद अब ये हुआ कि चलिए अब अपना काम शुरू कीजिए। अब जब अशोक को जो काम दिया गया तो पहली बार में तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तब उसे पता चल गया कि वो एक फ्रॉड का शिकार हो गया। जिस कंपनी ने उसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए बुलाया था, उन्होंने उसे कहा कि तुम व्हाट्सएप के ज़रिए डेटिंग ऐप पर, ख़ास तौर पर इंडियन के साथ, क्योंकि तुम इंडियन हो, बेहतर सब कुछ जानते हो, तो अब तुम वहाँ चैट करो और उनके साथ दोस्ती करो और दोस्ती के बाद उनका भरोसा जीतो और फिर बाद में उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराओ, चाहे वो फॉरेक्स कार्ड के ज़रिए हो या क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हो। अब जब ये काम मिला तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ डेटा ऑपरेटर एंट्री के लिए आया हूँ, ये तो मुझसे फ्रॉड करा रहे हैं, साइबर फ्रॉड, मतलब डेटिंग ऐप पर चैट करना है, वो भी इंडियन को, और इंडियन को ही फांसना है। अब अशोक एक इंडियन, उसे लगा ये क्या। उसने विरोध किया, उसने कहा मैं तो यहाँ इस नौकरी के लिए आया नहीं। तब कंबोडिया के उसके ओनर ने अपना असली रूप दिखाया। वो सारे गैंगस्टर थे। उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे पासपोर्ट, वीज़ा सब हमारे पास हैं, पिटोगे अलग, तुम्हें नौकरी करनी है तो करो, और अगर तुम्हें जाना है तो फिर 13 लाख रुपए हमें दो। 13 लाख रुपए तुम्हारी रिहाई की कीमत है।
इंडियन करेंसी में 13 लाख, कंबोडियन करेंसी में कुछ और अमाउंट था। अब उसने कहा 13 लाख कहाँ से लाऊं, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आया हूँ अपने घर वालों का सहारा बनने के लिए। उसने कहा मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। अब सर ये हुआ कि अशोक को खूब पीटा गया और उसे उसके कमरे से निकाल कर एक अलग कमरे में रखा गया और इसके बाद वहाँ उसको खूब टॉर्चर किया गया। अब वो डर गया। फिर उन्होंने कहा तुम्हें काम करना है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं, बाहर निकल नहीं सकता। अब उस जिस कंपाउंड में रखा गया था वहाँ पहरेदारी थी, उस कंपाउंड के बाहर भी वो नहीं जा सकता था। एक तरह से वो अब जेल में बंद था। पासपोर्ट और सारी चीज़ें उन्हीं के पास थी, तो निकले कहाँ। एम्बेसी तक भी कंबोडिया में जाए तो पहले घर से तो निकले और घर के अंदर वो एक तरह से कैद है, जेल में। तो उसे लगा कि ज़िंदा रहना है तो कुछ बातें तो इनकी माननी पड़ेगी। अब मजबूरन उसने उनके साथ काम करना शुरू किया। अब वो डेटिंग ऐप के ज़रिए व्हाट्सअप चैट करता है, व्हाट्सअप वेब के ज़रिए, और फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पोर्टल, फॉरेक्स, फेक फॉरेक्स कार्ड, इन सब पे क्लाइंट से पैसे मंगाने की उसकी जिम्मेदारी दी गई। वो करता रहा। कई हिंदुस्तानियों के बेचारे ने ठगा भी। फिर उसका दिल गवारा नहीं किया। एक रोज़ ऐसी एक चैट पर एक इंडियन लड़की मौजूद थी और वो उसकी इतनी बातों में आ गई कि वो सारे पैसे देने को तैयार थी जिस अकाउंट में ये कह रहा था। इसका दिल माना नहीं और ये उस लड़की को इशारों में चैट में कोड वर्ड में समझा रहा है कि तुम पैसे इन्वेस्ट मत करो, पैसे मत दो, ये फ्रॉड है। लड़की समझ नहीं पा रही। तब उसने फिर मजबूरन कुछ कुछ खुल कर लिख दिया और उसे पता नहीं था कि इस व्हाट्सअप चैट को कोई मॉनिटर भी कर रहा है और वो वही गैंगस्टर थे। जैसे ही उन्हें लगा कि एक लड़की पैसा दे रही और इसकी वजह से अब वो नहीं दे रही, रोक दिया क्योंकि इसने ही उसको अलर्ट कर दिया। अशोक के ऊपर उस दिन एक तरह से पूरे टॉर्चर का एक सिलसिला शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, मारा गया, पीटा गया, बंद कमरे में अंधेरे में उसको कई दिनों तक रखा गया। अब लगा कि कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब लोगों ने उससे बात की उसके, तब उसने कहा ठीक है आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। उसने भरोसा दिलाया और वापस 6 दिन तक उसको ये टॉर्चर किया गया था। 6 दिन के बाद जब उसने भरोसा दिला दिया कि मैं नहीं करूँगा और दूसरा उसने भरोसा दिलाया कि ठीक है मैं 13 लाख का इंतज़ाम करता हूँ, मुझे मौका दीजिए, मैं 13 लाख दूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम 13 लाख का इंतज़ाम करो। अब यही पैसे का इंतज़ाम एक तरह से अशोक के लिए एक राहत बनकर आई, क्योंकि 13 लाख का इंतज़ाम करने के लिए उसे अपने घर वालों से बात करनी थी। अब उसे लगा घर वालों से क्या बात करें, घर वाले तो बेचारे उनको कुछ पता ही नहीं। तब उसने एक अपने दोस्त को अपना एक रिश्तेदार बता दिया। उसका एक दोस्त था मंजूनाथ रवि, जो ओमान में जॉब कर रहा था और सब कुछ जानता था साइबर फ्रॉड और ये, क्योंकि उसी फील्ड का था। उसने वहाँ से उसको चैट किया और बहुत इस तरह से कि इस बार पकड़ा ना जाए। उसने कहा मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ और मुझे 13 लाख रुपए देना, तब मेरी रिहाई होगी, तो मुझे छुड़ा लो। मंजूनाथ रवि कुछ कोड वर्ड में जो लिखा अशोक ने, क्योंकि दोनों दोस्त थे पहले, समझ गया कि मेरा दोस्त मुसीबत में है। उसने उसको फिर कोड वर्ड में ही कहा घबराओ मत, मैं पैसे का इंतजाम करूंगा, पैसा भी भेज दूंगा। ओमान में जितने सर्किल है उनसे बात की, कोई मदद नहीं मिल पाई। तब लास्ट में मंजू को ख्याल आया कि यहाँ तो कोई मदद मिल नहीं रही। इसी दौरान में वो इंडिया आया, चिकमंगलुरु में गया और एक पुलिस स्टेशन में उसने जाकर ये सारी कहानी बता दी। उसने कहा मेरा एक दोस्त है, गया था कंबोडिया नौकरी के लिए, वहाँ वो फंस गया गैंगस्टर के चक्कर में, वो उससे साइबर फ्रॉड करा रहे हैं, 13 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए। अब पुलिस का तो रवैया आपको पता है, अरे भाई ये तो कंबोडिया का मामला 5000 किलोमीटर दूर है इंडिया से, हमारी क्या वहाँ, हम तो कर्नाटक के बाहर नहीं जा पाएंगे। बट उसकी ये शिकायत वहीं बैठा है एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम था श्री गुरु सज्जन, वो सुन रहे थे और इत्तेफाक से उसी गांव के थे जिस गांव का अशोक। उन्हें लगा एक नौजवान लड़का और वहाँ फंसा हुआ है, 13 लाख रुपए घर वाले दे नहीं पाएंगे और क्या पता कल को जिंदा लौट भी पाए कि नहीं। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी होगा मैं इस केस में लगूंगा। अपने सीनियर से बात की, सीनियर ने कहा कि तुम पागल हो, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का मामला है, इसमें सरहदें हैं, कंबोडिया कहाँ है, तुम्हारा कानून वहाँ कहाँ चलेगा। इससे कहा सर मुझे मौका दीजिए, मैं कोशिश करूँगा अशोक को वहाँ से छुड़ा कर लाने की। पुलिस वालों को भी लगा क्या बुराई है, ठीक है करो। अब पूरी कंप्लेंट लिखा दी मंजूनाथ रवि ने। उसी कंप्लेंट में नाम आया निक्षेप का भी, जिसके सहारे जिसकी बदौलत अशोक कंबोडिया गया था। अब सबसे पहले उन्होंने कहा भैया कंबोडिया का मामला है, फॉरेन मिनिस्ट्री को अप्रोच किया कर्नाटक के होम मिनिस्ट्री के थ्रू। एम्बेसी का जवाब आया कि देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते, वो ख़ास मदद नहीं कर पाएंगे। अब वो निराश।
अब उसे लगा क्या करे। गुरु सज्जन सब इंस्पेक्टर सोचते रहे। इधर मंजूनाथ रवि लगातार उसके गैंगस्टर को टाइम पे टाइम देता रहा कि 13 लाख अमाउंट बहुत बड़ा है, हम इंतज़ाम कर रहे हैं, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। वो मोहलत मिलती रही, सब इंस्पेक्टर को मौका मिलता रहा, टाइम था। तो जब एम्बेसी के थ्रू नाकामी हासिल हुई, हालांकि कर्नाटक सरकार में कुछ एमएलए, कुछ ऐसे एमपी थे जिनको भी सब इंस्पेक्टर ने अप्रोच किया, उनके ज़रिए एम्बेसी तक पहुंच बनाई, लेकिन बात बनी नहीं। तब अचानक मंजूनाथ को एक आइडिया आया। उन्होंने निक्षेप को कांटेक्ट किया, वही निक्षेप जिसके ज़रिए अशोक कंबोडिया गया था, वो वहीं काम कर रहा था। निक्षेप को कांटेक्ट किया और कहा कि तुम आओ और तुमसे एक काम है। उसने कहा मैं तो कंबोडिया में मैं आ नहीं सकता हूँ। तो मंजूनाथ रवि ने उसे बताया कि देखो तुम्हारी बदौलत गया, तुम जानते थे उस कंपनी में क्या फ्रॉड हो रहा, फिर भी तुमने सीधे साधे अशोक को वहाँ पे भेजा, अपने साथ ले गए, तो तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड से लेके साइबर वाइबर के इतने सारे सेक्शन डाल देंगे कि तुम फिर छूटोगे नहीं। पर शायद निक्षेप को भी लगा कंबोडिया में मेरा क्या कर लेगा, वो टालता रहा। सब इंस्पेक्टर को लगा कि इससे कुछ होगा नहीं। फिर एक रोज़ उन्होंने निक्षेप को कांटेक्ट किया और उससे पहले निक्षेप के घर पहुंचे। निक्षेप के घर पे उसके माँ बाप थे, बुजुर्ग माँ बाप से मिले। उसका निक्षेप को फ़ोन किया कि देखो तुम इंडिया तो आ नहीं रहे और तुम आओगे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप यहाँ हैं। जो क्राइम तुमने किया है कि एक फ्रॉड कंपनी में अपने एक दोस्त को ले जाकर फंसा दिया, उसके ज़्यादातर इल्ज़ाम तुम्हारे अलावा एफआईआर में तुम्हारे माँ बाप का भी नाम डालूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को भी पता था और तुम यही काम करते हो। तो जो जो सेक्शन धाराएं लगेंगी तुम पर, जितनी सजाएं तुम्हें मिलेगी, उतनी ही तुम्हारे माँ बाप इस उम्र में जेल जाएंगे। अब जैसे ही निक्षेप को पता चला कि उसके जुर्म की वजह से उसके माँ बाप जेल जाएंगे क्योंकि बराबर का गुनहगार बना दिया, अब वो डरा। उसने कहा कि ठीक है सर, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। अब यहाँ निक्षेप को सिर्फ बुलाने से तो कोई फ़ायदा था नहीं, अशोक को कैसे रिहा कराए। तब मंजूनाथ रवि ने फिर अपना दूसरा रूप दिखाया। उन्होंने कहा देखो मुझे मजबूरन तुम्हारे माँ बाप की धमकी देनी पड़ी, लेकिन तुम्हारे गाँव का है, सीधा लड़का है, तुम मदद करो उसे वहाँ से निकालने में, एम्बेसी तो लाचार है। तो उसने कहा सर आप जो कहोगे मैं करूँगा, आप मेरे माँ बाप को कुछ मत करना। मंजूनाथ ने कहा तुम्हारे माँ बाप को टच भी नहीं करूँगा, पर तुम हमारी मदद कर दो इंसानियत के नाते। तो उसने कहा कि क्या करूँ। तो उसने कहा देखो अशोक जो है वो वहाँ जिसके लिए काम कर रहा है, उन्होंने उसको एक तरह से कैद कर रखा है, वो उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा सकता। इस दौरान में गुरु सज्जन ने एम्बेसी के ज़रिए जब मदद मांगी तो वहाँ कंबोडिया में इंडियन एम्बेसी के एक स्टाफ ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पर हम लाचार हैं, हम यहाँ किसी कंपनी के ख़िलाफ़ दबिश नहीं डाल सकते, उनके बिल्डिंग में नहीं घुस सकते, बहुत सारे यहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हाँ, अगर एक बार वो एम्बेसी में दाखिल हो गया, कंबोडिया में इंडियन एम्बेसी में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको वापस इंडिया बाहिफाजत भिजवा दूंगा। लेकिन उस बिल्डिंग में जहाँ वो कैद करके रखा गया, वहाँ से इंडियन एम्बेसी तक लाने का काम हम लोग नहीं कर सकते, वो तुम्हें करना है। अब सोचिए, कर्नाटक में बैठा हुआ एक सब इंस्पेक्टर और इंडियन एम्बेसी के स्टाफ ये कह रहा है कि तुम उसे वहाँ से उस कैद से निकलवा कर एम्बेसी तक पहुँचाओ, बाकी का काम मेरा। मंजूनाथ जो तब तक 13 लाख का इंतजाम नहीं कर पाए, वो भी सब इंस्पेक्टर से अभी कॉन्टेक्ट में है। और सब इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम 13 लाख मत भेजना अभी, जब तक हम हार ना जाए, ना उम्मीद हो जाए, मायूस हो जाए, तब ये पैसे दे के उसे देखते हैं। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि पैसे दे के भी वो रिहा करते। सब इंस्पेक्टर गुरु सज्जन ने तब निक्षेप से कहा कि चलो तुम्हें एक मदद कर दो, तुम्हें माफ़ कर देंगे। उसने कहा बताइए क्या। उसने कहा किसी भी तरीके से अशोक को उस बिल्डिंग से बाहर ले आओ। एक बार वो उनकी कैद से बाहर आ गया तो फिर हम उसे इंडिया ले आए। तो उसने कहा बताइए हम बाहर लाने के लिए क्या करें। उसने कहा तो पुलिस स्टेशन जाओ और एक मोबाइल चोरी की कंप्लेंट लिखाओ और उस मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम डाल दो अशोक पर कि अशोक ने मेरी मोबाइल चोरी किया। तो जब चोरी की तुम रिपोर्ट लिखाओगे तो पुलिस अशोक तक पहुंचेगी और अशोक को पुलिस स्टेशन ले जाएगी, बाकी का काम हम देख लेंगे। निक्षेप मान गया। उसने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई कि मेरी मोबाइल मेरा चोरी हो गया और ये अशोक ने चुराया और ये यहाँ पर रहता है, वो एड्रेस दे दिया। अब इस रिपोर्ट पर पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंचती है। बिल्डिंग में जाने के बाद ओनर, वो सारे जो गैंगस्टर जो फ्रॉड चला रहे हैं, उनसे मिलती है और कहती है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट है, इसे हमें अरेस्ट करना है। उन्हें भनक तक नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो अशोक को अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि लेकिन अशोक कहाँ का सिटीज़न है, यह हम कैसे अपने कानूनी दस्तावेज में प्रूव करेंगे। तो उसने पूछा कि दिखाओ तुम कहाँ के हो। तो उसने कहा इंडिया का। तो उसने कहा हम कैसे माने।
पासपोर्ट दो। उसने कहा सर पासपोर्ट इन लोगों के पास है। पुलिस ने कहा इसके पासपोर्ट लाओ। ओनर को लगा कानूनी है, कुछ दिन जेल में रहेगा फिर तो आ ही जाएगा अपने कब्जे में। उन्होंने इसके पासपोर्ट सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पुलिस को सौंप दिए। पुलिस सारा कुछ लेकर अशोक को अब थाने पहुंचती है। जैसे ही थाने पहुंचती है, निक्षेप सब इंस्पेक्टर को कर्नाटक में इन्फॉर्म करता है। सब इंस्पेक्टर वहाँ एम्बेसी में कंबोडिया में उसी स्टाफ जिससे वो कांटेक्ट में था कहता आपने वादा किया था कि एक बार उसको कैद से उस बिल्डिंग से बाहर निकाल लो, फिर हम उसे बाहिफाजत इंडिया पहुँचाएंगे। तो उन्होंने कहा कहाँ है? उन्होंने उस पुलिस स्टेशन का नाम बताया कि इस वक्त इस पुलिस स्टेशन में है और एक मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में है। तो उन्होंने कहा चोरी के इल्ज़ाम में, तब तो वो फिर जेल जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, कंप्लेनेंट भी जो है वो अपना आदमी है। आपकी टीम जैसी एम्बेसी की पहुंचेगी, उन्होंने उस कंप्लेनेंट का नाम भी बताया निक्षेप, वो उसी वक्त अपना कंप्लेंट वापस ले लेगा। तो जब कंप्लेंट वापस लेगा तो कोई केस तो बनता नहीं। अब उसके बाद वो आप आज़ाद होगा और आप उसे लेकर एम्बेसी पहुंच जाइए। एम्बेसी के स्टाफ इस बात को मान लेते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं उस पुलिस स्टेशन, निक्षेप वहाँ मौजूद। पुलिस की कस्टडी में अशोक। एम्बेसी वाले जब पहुंचते हैं उसके केस की सारी डायरी वारी मांगते हैं। चूँकि एम्बेसी का मामला फॉरेन नेशनल का, पुलिस वाले भी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन फिर निक्षेप अचानक वही काम करता जो पहले से प्लान था, वो अपना कंप्लेंट वापस ले लेता। जैसे कंप्लेंट वापस लेता है, एम्बेसी वाले कहते हैं कि आप इन्हें सौंप दीजिए, हम इसको डिपोर्ट करेंगे, इंडिया भेजेंगे। पुलिस वालों ने भी कहा केस तो बनता नहीं है, ले जाओ। पुलिस वाले ने सारे डॉक्यूमेंट्स अशोक के एम्बेसी वालों को सौंप दिए। एम्बेसी के स्टाफ उसको अपने साथ लेकर गाड़ी में इंडियन एम्बेसी पहुंचते हैं। इंडियन एम्बेसी पहुंचने के बाद ये था कि पहली फ़्लाइट से अशोक को यहाँ निकाला जाए, क्योंकि गैंगस्टर और बाकी लोगों को पता चला तो फिर पता नहीं वही कोई और कंप्लेंट दाखिल कर दें और उसके बाद फिर पुलिस पकड़ ले, फिर चंगुल से निकलना मुश्किल है। पहली फ़्लाइट वहाँ से फिर वही बैंकॉक होते हुए इंडिया की थी। अब अचानक निक्षेप ने ही एक और मदद की। तब तक उन लोगों को पता चल चुका था कि अशोक को एम्बेसी वाले ले गए। अब उन्हें ये डर था कि ये अगर इंडिया पहुंच गया तो फिर ये सारे जो उनका साइबर फ्रॉड है ये सब भी खुलासा करेगा। निक्षेप ने बताया कि फ्लाइट में पहुंचते वक्त, एयरपोर्ट पर जाते वक्त इसे फंसाया जा सकता है और इसको कंबोडिया में रोका जा सकता है, इसके किसी न किसी बैग में ड्रग्स डालकर। जैसी ये खबर मिली, इंडियन एम्बेसी ने फ़ौरन अशोक से कहा तुम यहाँ से खाली हाथ जाओगे, तुम्हारा सारा लगेज यहीं रहेगा, लगेज बाद में पहुँचेगा। तुम्हारे ये भी था कि तुम्हारी पैंट में जेब भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सारा सामान छोड़ा गया और सामान कुछ वहाँ से मंगाया गया जो उस कंपाउंड में रखा हुआ था। तो वहाँ से भी चूँकि पता चल गया था कि एम्बेसी के पास हैं, तो पुलिस के ज़रिए एम्बेसी ने अपनी पहुँच बनाई और उसके लगेज भी उठाकर एम्बेसी में मंगा दिया। लेकिन जब निक्षेप ने ये कहा तो सारे लगेज को एम्बेसी में ही रखा गया और उसके बाद खाली हाथ एम्बेसी के स्टाफ उसको अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाते हैं, टिकट लेते हैं और उसे वहाँ से बैंकॉक की फ़्लाइट में बिठा देते हैं। फिर बैंकॉक से वाया दिल्ली आना था। अब फ्लाइट में तो बैठा दिया, उसके बाद स्टाफ के लोग वापस आते हैं एम्बेसी। जब एम्बेसी आते हैं और अशोक का बैग चेक करते हैं तो उन्हें एक कोने में एक छोटी सी पुड़िया मिलती है। उन गैंगस्टर ने वाकई उसके लगेज में ड्रग्स रख दिया था और अगर वो ड्रग्स पकड़ा जाता तो अशोक शायद इंडिया नहीं आता। लेकिन खैर, नवंबर 2023 में अशोक वाया बैंकॉक इंडिया पहुंच जाता है। 23 नवंबर को 2023 आता, अपने परिवार से मिलता है। उसके बाद सबसे पहले जाता है वो सब इंस्पेक्टर के पास जिन्होंने एक करिश्मा किया था। यहाँ स्टेट के बाहर पुलिस काम नहीं कर पाती। वो 5000 किलोमीटर दूर एक अनजान देश में एक अनजान लड़के के लिए जो कोशिश करते हैं और उस कोशिश के बलबूते पर उसे वहाँ से आज़ाद कराकर इंडिया लाते हैं। इसके लिए सब इंस्पेक्टर की बहुत वाहवाही भी हुई। इसके बाद अशोक ने तौबा कर लिया कि अब वो कभी विदेश नहीं जाएगा। जो कुछ करेगा अपने माँ बाप की खिदमत सेवा यहीं रहकर करेगा, चाहे छोटी मोटी नौकरी करे। अब भी वो बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, माँ बाप साथ हैं, खुश है। लेकिन वो खौफनाक यादें उसके जहन में आज भी हैं। निक्षेप के बारे में आखिरी खबर है कि वो अब भी कंबोडिया में जॉब कर रहा है। ये कहानी ये बताती है कि विदेश में हम जब भी जाएं किसी जॉब के लिए, कौन सी कंपनी है, क्या है, उसके बारे में ज़रूर अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए ताकि कहीं इस तरह का हादसा ना हो।
फ्रॉड हर जगह हो सकता है। और कहानी उस निक्षक की भी, ऐसे बहुत सारे आपके भी दोस्त जान पहचान के लोग होंगे जो विदेशों में काम करते हैं, और हम अक्सर उन्हें देखा देखी हमारे अंदर भी एक सपना जागता है कि हम भी इसकी तरह नौकरी करें, लेकिन हमें पता नहीं चलती है, सच्चाई होती है कि वो वहाँ करता क्या है। बस हम जब आते हैं बड़े बड़े बैग, उसके कपड़े, परफ्यूम, उसका स्टाइल देखकर उलझ जाते हैं, लगता है हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, लेकिन असलियत में वो वहाँ क्या कर रहा है इसकी जानकारी हमें होती नहीं है, और ऐसी ही सूरत में ऐसे मासूम लोग फंस जाते हैं। तो अशोक की कहानी एक सबक है कि कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा कर अनजान देश में यूं ही मत चले जाइए, पहले ठोकिए, पीटिए, देखिए, समझिए, परखिए और तब कोई कदम उठाइए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज सुरभि जैन, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुरभि। और ये पूनम जैन जी की बेटियां हैं, नमस्ते पूनम जी। साथ ही ध्रुविन प्रजापति, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ध्रुविन। और ये फूलचंद भाई साहब के बेटे हैं। इसके अलावा अलीना कौसर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अलीना। और ये भेजा है मुमताज़ ने। साथ ही कमरुद्दीन जमाल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कमरुद्दीन। और ये भेजा है मोहम्मद आबिद ने। इसके अलावा सुमित्रा जैन, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुमित्रा जी। और भेजा है नरेश जैन ने। इसके अलावा सुष्मिता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुष्मिता जी। और ये भेजा है गोविंद साहब ने, गोविंद जी आपकी पत्नी है सुमित्रा। साथ ही निरंजन दास, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निरंजन जी। और ये भेजा है कोमल ने, कोमल जी के हस्बैंड है निरंजन। साथ ही पप्पू यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पप्पू यादव। और ये भेजा है अंकित यादव ने। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।